Namaste students. Myself Dr. Komal Rathod, Assistant Professor, Department of Komar Pratyaya, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth Women's University, जयपुर राजस्थान। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे संस्कारों के बारे में। इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको कुमारों में संस्कार या टोटल संस्कारों के बारे में बताए थे, जो कि होते हैं 16। अब आज के इसमें मैं आपको संस्कारों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। बाल्यावस्था के संस्कार होते हैं 6 इम्पोर्टेंट, जिनमें सबसे पहले आता है जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, फलप्राशन, सबसे पहले हम बात करेंगे जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार होता है, जातकर्म संस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्कार है बाल्यावस्था में, जो कि जन्म के प्रथम दिन किया जाता है। जातकर्म संस्कार इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जातकर्म संस्कार के द्वारा हम शिशु के जन्म लेते हैं, क्योंकि माता के गर्भावस्था के दौरान वो जो पोषण पे अपनी माता पर डिपेंड रहता है, लेकिन गर्भावस्था से बाहर आने के पश्चात उसको पोषण के लिए बाहरी वातावरण पर निर्भर होना पड़ता है, और जन्म लेते ही शिशु को पोषण देने के लिए जातकर्म संस्कार करना अत्यंत आवश्यक है। तो जातकर्म संस्कार जो है उसे करने के लिए आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत दिए हैं कि कौन से दिन किस प्रकार का जातकर्म संस्कार करना है। तो जातकर्म संस्कार करने के पश्चात ही अलग अलग आचार्यों ने स्तनपान कराने के लिए भी बताया है। तो सबसे पहले जातकर्म संस्कार आचार्य जो चरक हैं, उन्होंने जातकर्म संस्कार के लिए बताया है कि शिशु के जन्म लेते ही प्रथम दिन मधु और सर्पी एक बालक के हस्त में जितना मधु और सर्पी आ जाता है उतना उसको चटा के उसके पश्चात माता के दक्षिण स्तन से प्रथम स्तनपान कराना चाहिए, ऐसा आचार्य चरक ने जातकर्म संस्कार में बताया है। उसके पश्चात बात करें आचार्य सुश्रुत की, तो आचार्य सुश्रुत ने जातकर्म संस्कार के अंतर्गत अलग प्रकार से उसका एक अलग महत्व है। उन्होंने जातकर्म संस्कार को इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट बताया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि स्तन्य की उत्पत्ति चौथे दिन बताई है गर्भावस्था के पश्चात। तो चौथे दिन से पूर्व जो शिशु है उसको पोषण के लिए प्रथम दिन मधु, सर्पी, सिद्ध, सुवर्ण या अनंता शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे मधु सर्पी युक्त अनंता का प्रयोग करें। द्वितीय और तृतीय दिन मधु सर्पी प्लस लक्ष्मणा यहाँ पे एक आयुर्वेदिक औषध है, और इसके अलावा उन्होंने इसमें दुर्वस रस भी मिक्स कराया है, क्योंकि दुर्वस रस जो होता है वो रक्त स्तंभन करता है कि बालक के तुरंत जन्म के पश्चात उसे किसी भी प्रकार की कोई रक्तस्राव, इंटरनल हेमरेज ना हो, उसके लिए उन्होंने दुर्वस रस को मधु सर्पी के साथ मिलाकर लक्ष्मणा सिद्ध करके देने का विधान बताया है। तीसरे दिन उन्होंने सिर्फ बालक के हथेली में जितना घृत आ जाए उतना पान करने के लिए बताया है, और चौथे दिन उन्होंने फिर बोला है कि चौथे दिन आप दक्षिण स्तन्य से माता के स्तन से स्तन्यपान बालक को करवाएं। तो यहाँ पे आचार्य सुश्रुत जो है वो चौथे दिन चतुर्थ दिन स्तनपान करवाने के लिए बोलते हैं। आचार्य चरक फर्स्ट डे ही बोलते हैं, लेकिन उससे पहले वो बोलते हैं मधु प्लस सर्पी पान बालक को करना। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में पूछ भी दिया जाता है कि पहले और चौथे दिन या अलग अलग कौन से दिन किस आचार्य ने स्तनपान कराने का विधान बताया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान रखें। तो जातकर्म संस्कार के पश्चात आचार्य वाग्भट ने भी जातकर्म संस्कार बताया, लेकिन उन्होंने प्रजापत्य विधि के द्वारा जातकर्म संस्कार का
आचार्य जो वाग्भट है वो बताते हैं कि जिस प्रकार तृतीय दिन उन्होंने आचार्य सुश्रुत ने जिस प्रकार तृतीय दिन घृतपान करवाने के लिए बोला है शिशु को, वहीं आचार्य वाग्भट जो हैं वो तीसरे दिन नवनीत का पान करने के लिए बोलते हैं कि शिशु को नवनीत तीसरे दिन प्रयुक्त करवा के चौथे दिन स्तनपान कराना चाहिए। लेकिन ये सारी विधि जो है प्रजापत्य विधि से बताई है उन्होंने, ठीक है। उसके पश्चात आता है नामकरण संस्कार। नामकरण जो संस्कार है आचार्य अलग अलग आचार्य नामकरण संस्कार के लिए बताते हैं कि आचार्य जो सुश्रुत हैं वो बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत ने नामकरण संस्कार 10वें दिन बोला है, 10वें दिन, ठीक है। वहीं पे जो आचार्य वाग्भट है वो 10वें 12वें दिन बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है 10वें 12वें दिन जो है जब शिशु में सभी प्रकार के रिफ्लेक्सेस आ जाए, क्योंकि जातकन संस्कार इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जातकन संस्कार के थ्रू हम बालक में सक्किंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, सॉलोइंग रिफ्लेक्स ये सब चेक करते हैं। मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ है कि क्योंकि उस ज़माने में तो सारी चीज़ें इन्हीं के द्वारा जांची जाती थी शिशु में, इसीलिए जातकन संस्कार का एक अपना महत्व है कि इसमें सक्किंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स और सॉलोइंग रिफ्लेक्स देखा जाता है। बालक के जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं वो इसी फर्स्ट दिन नोट कर लिए जाते हैं। उसके पश्चात जो नामकरण संस्कार है वो 10वें दिन बताया। 10वें दिन बालक को नामकरण संस्कार करवाने से ये फ़ायदा है क्योंकि 10वें दिन जो होता है बालक सभी प्रकार की मतलब उसमें सभी प्रकार का, जैसे कि अगर मान लीजिए उसे नवजात कामला की उत्पत्ति होनी है तो वो भी फिजियोलॉजिकल जो कामला है वो खत्म हो जाएगा, उसे अम्बलाइकल कॉर्ड जो है उसकी वो भी सूखकर झड़ जाएगी। तो मतलब 10वें दिन बालक को हम सर्वगंधोदक, क्षीरोदक से स्नान वगैरह करवा कर उसका नामकरण संस्कार करवाते हैं। उसे शुद्ध पवित्र स्वच्छ वस्त्र पहना के 10वें दिन नामकरण संस्कार के लिए आचार्य सुश्रुत बताते हैं और आचार्य वाग्भट 10वें व 12वें दिन नामकरण संस्कार के लिए बताते हैं, ठीक है। उसके पश्चात आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार जो है वो बोला है 4 माह में। 4 माह में क्यों बोला है? क्योंकि 4 माह पे इसलिए बोला है, अगर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चौथे मास में बालक को मोरो रिफ्लेक्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, उसके स्टेपिंग रिफ्लेक्स, प्लेसिंग रिफ्लेक्स, सारे रिफ्लेक्सेस समाप्त हो जाएंगे। बालक पूरी तरह से अपने गर्दन को संभालने लगेगा, मतलब जो उसके डेवलपिंग माइल्ड स्टोन है वो चौथे महीने तक आकर ख़त्म हो चुके होते हैं। तो उसके पश्चात हम उसे सूतिकागार से बाहर प्रवेश करवा सकते हैं। निष्क्रमण संस्कार का मतलब भी यहाँ ये है कि उसे मंदिर तक ले जाकर उसे देवताओं की, गुरुओं की द्विज जितने भी हैं उनका अभ्यर्जन करें, उनकी पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो निष्क्रमण संस्कार जो है वो चौथे माह पर आचार्य ने बताया है। इसके पश्चात बात करते हैं फलप्राशन संस्कार की। तो फलप्राशन संस्कार कह दो या अन्नप्राशन संस्कार के नाम से ज़्यादा इस संस्कार को माना जाता है, क्योंकि अन्नप्राशन जो है वो बालक को तभी करवाया जाता है जब उसकी दंतोत्पत्ति शुरू हो चुकी हो। दंतोत्पत्ति प्रक्रिया स्टार्ट होने के पश्चात बालक को दुग्धपान से थोड़ा सा कम करके, दुग्धपान से थोड़ा हटा के उसे अन्नप्राशन की तरफ ले जाया जाता है। तो अन्नप्राशन जो है वो कुछ आचार्य, जैसे कि आचार्य सुश्रुत जो है अन्नप्राशन बताते हैं 6ठे माह में, ठीक है। लेकिन आचार्य काश्यप, जो कि काश्यप संहिता के विद्वान माने जाते हैं, उन्होंने ही स्पेसिफिकली बालकों के लिए की विभिन्न रोगों का वर्णन किया है। बालकों की सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो नवजात शिशु परिचर्या से लेकर उनके विभिन्न रोग, ग्रह आदि इत्यादि का स्पेसिफिक वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि अन्नप्राशन जो है वो तो 10वें माह में करवाना चाहिए, जबकि फलप्राशन शब्द ही काश्यप के दिन है। उन्होंने बताया 6ठे माह में बालकों को, क्योंकि बालकों को तरल आहार दिया जाना चाहिए, तरल, मृदु, मधुर और सुपाच्य, इस प्रकार के आहार जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं बच्चों को। तो उन्होंने बोला है कि 6ठे माह में, क्योंकि जो बालक होते हैं उनकी पाचन क्रिया इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती, तो उन्हें मधुर, सुपाच्य, सरल और तरल आहार के तौर पर उन्होंने फलों का रस या फलों का जो गूदा होता है उसको खिलाने, उसे चटाने का विधान उन्होंने 6ठे माह में बताया। और फिर उसके पश्चात उन्होंने 10वें माह में बोला कि 10वें माह में आप उन्हें अन्नप्राशन करा सकते हैं जब तक कि पूरी तरह से दंतोत्पत्ति आ जाती है। क्योंकि दंतोत्पत्ति के क्रम में आचार्य काश्यप कहते ही हैं कि दंतोत्पत्ति 4ठे माह से लेकर 8वें माह तक होती है। 8वें माह के दंत को प्रशस्त दंत माना है आचार्य ने। तो 8वें माह में जो दांत, अगर किसी बालक के अगर दांतों की उत्पत्ति लेट हुई है तो 8वें माह में प्रशस्त दंत उत्पन्न हो जाएंगे और 10वें माह में वो ईजिली अन्न को खा
सकता है, इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। इसीलिए आचार्य काश्यप ने 8वें माह में अन्नप्राशन के बारे में बताया। ठीक है, ऐसे ही वाग्भट भी है, वो भी बताते हैं कि 6ठे माह में ही हम क्या करना है, अन्नप्राशन। तो काश्यप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फलप्राशन और अन्नप्राशन के संस्कार के व्यू से। अब देखिए आप चूड़ाक्रमण संस्कार। चूड़ाक्रमण संस्कार का मतलब ये होता है कि सर्वप्रथम जो बालों को कटवाया जाता है, मुंडन संस्कार भी इसको हम बोलते हैं। तो जो चूड़ाक्रमण संस्कार है वो भी आचार्य ने जो बताया वो बताया है 3 वर्ष। 3 वर्ष में हम बालकों के चूड़ाक्रमण संस्कार करते हैं। ठीक है, उसके पश्चात एक इसमें बीच में कर्ण वेदन संस्कार है। कर्ण वेदन संस्कार इसका अपने आप में इम्पोर्टेंस है। कर्ण वेदन संस्कार के बारे में आचार्य जो सुश्रुत है, आचार्य सुश्रुत कर्ण वेदन संस्कार बताते हैं 6ठे और 7वें माह में। वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य सुश्रुत ने बताया भी है कि कर्ण वेदन संस्कार जो है वो देवकृत छिद्र में करना चाहिए। बालक के कर्णपाली को ऐसे प्रकाश की तरफ ले जाके उसमें देवकृत छिद्र में ही, अगर कर्णपाली कठिन है तो आरा शस्त्र से, और अगर कर्णपाली मृदु है तो सूचीवेद करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने इस पर और प्रतिक्रिया करते हुए बताया है कि अगर कर्ण वेदन संस्कार प्रॉपर नहीं हो तो उसकी जो सिराएँ हैं, कालिका, मर्मिका और लोहितिका, उनमें प्रॉपर वेदन न होने से विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। उनका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने स्पेसिफिकली किया है। तो सुश्रुत बताते हैं 6ठे और 7वें माह में हमें कर्ण वेदन करना चाहिए। वहीं आचार्य वाग्भट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है संस्कार का, इसलिए इसमें कर्ण वेदन की इंपॉर्टेंस है कि आचार्य वाग्भट बताते हैं कर्ण वेदन हमें करना चाहिए 6ठे, 7वें और 8वें माह में। ठीक है, तो ये हो गया आपके कर्ण वेदन संस्कार। इसके पश्चात आता है आपके वेदारंभ। इतना होने के पश्चात वेदारंभ संस्कार की बात करें तो वेदारंभ संस्कार जो है वो 5 वर्ष में शुरू किया जाता है। इसमें बालक को इसमें बालक की अध्ययन अध्यापन शुरू करवाने के लिए बालक को गुरु, आश्रम, विद्यालय इनमें भेजा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ संस्कार समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद युवावस्था के संस्कार प्रारंभ होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम आता है समापवर्तन। तो युवावस्था के संस्कारों का हम नेक्स्ट सेशन में वर्णन करेंगे। इस सेशन में कुमारों के संस्कारों के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।